ये वॉशिंग मशीन यही में रख लेते हैं सर, यही रख लेते हैं। नहीं, मैं दिखाने में आसानी अच्छा, रहेगी। वॉशिंग मशीन में नेता जा रहे हैं हाँ। और इसमें एक डिटर्जेंट पाउडर डाला जा रहा है जिसको मोदी वॉशिंग पाउडर कहते हैं। अच्छा। और इनकी वॉशिंग मशीन का जो एडवर्टीजमेंट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें आप देखेंगे स्पेशल बोनस, नो सीबीआई ईडी रेट्स। तो क्या यह सच है कि कांग्रेस ने अलाइंड कर दिया अपने आप को कि मुझे इस वर्ग का वोट चाहिए या इस वर्ग के लिए मैं खड़ा हूँ? देहरादून में 3-4 ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसको लेकर मैंने प्रेस की। बीजेपी के ही पार्षद ने मामला उठाया कि अधिग्रहण मतलब कब्जा कर लिया, आज तक तो नहीं छूटा। लेकिन 6x4 की मजार को तोड़ने में सरकार को मजा आ रहा था और मीडिया भी उसी को प्रचारित प्रसारित ज्यादा कर रही थी। नहीं, बीजेपी जब लेकर आती है सर, तो जिस वो लाइन लगती है, अगर राशन के लिए तो उनकी भी लगती है, सबकी लगती है। ये गलत है, बिल्कुल नहीं गलत। लगती है सबकी। जब अगर कोई योजना आएगी, सरकारी योजना, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उस योजना को किसी भारत के नागरिक को लेने से रोक सके। आपके ही पैनल में कहा जा रहा था कि बहुत ही प्रबल हैं, नाम उनका चल रहा है उमेश कुमार जी का। हालांकि उन्होंने कह दिया कि आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो नामांकन कर रहे हैं। कौन लेकर गया था सर उनका नाम पैनल में, कुछ बता पाएंगे? मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझसे उनकी कोई इस तरीके की बैठक भी नहीं हुई, ना कोई मेरी मुलाकात हुई, ना कोई बातचीत हुई है। मतलब अभी घबराहट अगर थी किसी को, अगर बीजेपी को, तो वो डॉक्टर हरक सिंह रावत से थी। उससे भी थी, हरीश रावत से भी थी। दोनों वोकल थे। हरीश रावत के ऊपर सीबीआई लगाई, लगातार उनका एक्सीडेंट हुआ, उस दिन भी हॉस्पिटल पहुंच गए। हरक सिंह रावत के पास इसी केस में विजिलेंस की जांच हुई 2 साल पहले, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? और ठीक चुनाव का समय क्यों चुना गया? दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम लोग हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। करण महाराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस पार्टी के। सर, एक तो आपसे इसके पहले भी चर्चा हुई है, अभी चर्चा विशेष है इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 5 सीटों पर जी। और बिगुल बज चुका है। हर एक पार्टी अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है। बीजेपी ने 5 घोषित कर दिए, कांग्रेस ने अभी तक 3 जी। 2 नहीं हो पा रहे हैं, कारण क्या है? कोई कारण नहीं है उसमें, क्योंकि निर्णय होना था और बड़े लोगों के चेहरे उसमें हैं, तो उसमें निर्णय में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे हाई लेवल कमेटी की बैठक कल थी और वो हो चुकी है। चूँकि इस समय इनकम टैक्स और कई किस्म की चीज़ें पार्टी को परेशान कर रही हैं और जानबूझ के जो सरकारी एजेंसीज़ हैं उनका इस्तेमाल कांग्रेस को चुनाव लड़ने से परेशान करने का बीजेपी की नीयत है, सरकार की इनकी। तो इसलिए उन चीज़ों में भी पार्टी उलझी हुई है और मेरे को लगता है कि जल्दी आजकल में ये नामों की घोषणा हो जाएगी। देखिए, ये सवाल इसलिए ही सुर्खियों में है कि कांग्रेस पार्टी कब घोषित करेगी। कारण ये है कि 2022 का चुनाव भी था पास में, उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि टिकट बहुत ही देरी से घोषित किए गए थे। तो बहुत सारे प्रत्याशियों के कांग्रेस पार्टी के जो थे उनका ये कहना था कि भाई इतना देरी से घोषित किया गया, हमें टेन्योर, हमें टाइम नहीं मिला, प्रॉपर टाइम नहीं मिला प्रचार प्रसार के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए। बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी इस समय पिछले 2 साल से लगातार एक्टिव मूड पे है। किसी न किसी रूप में हम जनता के बीच में हर 10 दिन से 12 दिन में हम रहे हैं और पूरी पार्टी लगातार काम के उसमें थी इस दौरान। और आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छी कवरेज दी है। हमारे हमेशा कार्यक्रम लगे रहे, कभी भर्ती को लेकर, कभी घोटालों को लेकर, कभी अंकिता को लेकर, कभी महंगाई को लेकर, कभी किसान के मुद्दे को लेकर, कभी केदारनाथ के मुद्दे को लेकर। तो वो लगातार ये चीज़ें चलती रही हैं और मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क इन चीज़ों का नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक नाम आया था इस आपके ही पैनल में, कहा जा रहा था कि बहुत ही प्रबल हैं, नाम उनका चल रहा है उमेश कुमार जी का। हालांकि उन्होंने कह दिया कि आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो नामांकन कर रहे हैं। कौन लेकर गया था सर उनका नाम पैनल में, कुछ बता पाएंगे? मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझसे उनकी कोई इस तरीके की बैठक भी नहीं हुई, ना कोई मेरी मुलाकात हुई, ना कोई बातचीत हुई है। और मिलने का, क्योंकि कोई भी जाएगा, अगर प्रभारी जी के पास जाएगा तो मुलाकात होती है। मेरे घर में भी कोई आएगा, मैं भी मिलूंगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके की चर्चा मुझे लगता नहीं कि ऊपर के लेवल में कही थी। अच्छा, और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बीजेपी, कांग्रेस के और अन्य भी जो लीडर्स हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भाई एक विधायक बद्रीनाथ के, उन्होंने भी ज्वाइन कर ली, भंडारे जी ने। कारण क्या है कि सर जितने भी लोग हैं सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, आप देख रहे होंगे, हमारे बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें नेता जा रहे हैं। और ये वॉशिंग मशीन में यही रख लेते हैं सर, यही रख लेते हैं। नहीं, मैं दिखाने में आसानी रहेगी। वॉशिंग मशीन में नेता जा रहे हैं हाँ। और इसमें एक डिटर्जेंट पाउडर डाला जा रहा है जिसको मोदी वॉशिंग पाउडर कहते हैं।
और इनकी वॉशिंग मशीन का जो एडवर्टीजमेंट है वो भी बड़ा जबरदस्त है। इसमें आप देखेंगे स्पेशल बोनस, नो सीबीआई ईडी रेट्स, और इनके अवर सेटिस्फाइड कस्टमर लिखा है। इनके संतुष्ट जो कस्टमर हैं, नारायण राणे, बीएस येदियुरप्पा, अधिकारी। तो ये एक बड़ी फेहरिस्त है पूरे हिंदुस्तान में जिन पे अच्छा, सीबीआई। तो ये ऑफर इनके तरफ से दिया गया है कि अगर कोई बीजेपी ज्वाइन करता है तो इनके पास कोई ईडी रेड सीबीआई कोई भी नहीं आएगी। कुछ नहीं होगा। अब देखिए हमारे उत्तराखंड में ही अतुल राउत से स्टार्ट हुआ था, और जब शिकायत करता और सरकार की पार्टी ज्वाइन करते मामले दफा दफा होने लगे। शिकायत करता हाईकोर्ट के, तो हाईकोर्ट के निर्देश पे फिर सरकार को 420 से लेकर 467, 468 और 471 के मुकदमे दर्ज करने पड़े। उसके बाद भी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। मैं अभी भंडारी जी का है, उन्हीं का 2012 का मामला चल रहा है। उनकी पत्नी के ऊपर अनियमितता के आरोप, वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे थे, और वो लगातार बीजेपी से कोर्ट में लड़ रहे थे। लेकिन क्या करें, लास्ट में मजबूरी हो जाती है कभी कभी आदमी को सरेंडर करने की, वो स्थिति रही। मंत्री उनके उसमें जो कांग्रेस से गए हुए कुछ लोग मंत्री बने, उनमें से एक आध मंत्री के ऊपर महाभ्रष्ट होने के आरोप बीजेपी ने लगाए थे। हमारे खटीमा के प्रमुख जी हैं, उनके संग 3 बार उनको पदच्युत किया गया, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, 3 बार उनको गिराया, 3 बार बेचारे कोर्ट से आए। लास्ट में हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा देख जी यहाँ रहूंगा तो रोज परेशान रहूंगा, मुझे वहां जाने दो, चले गया भाई। और जब से बीजेपी ज्वाइन करी है उस प्रमुख ने, तब से पद से नहीं हटाए गए हैं। तो ये बीजेपी का एक काम करने का तरीका है। एक ऑपरेशन लोटस जो आप लोगों ने नाम दिया है, उसका ये दूसरा रूप है। ऑपरेशन लोटस में इन्होंने सरकारें गिराई, चुनी हुई सरकारें गिराई, और ऑपरेशन लोटस का सेकंड पार्ट यह है कि अब पहले पार्टी के दूसरे पार्टी के नेताओं को तंग करो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, फलाना ढिमकाना, और उसके बाद जब वो डर जाएं, प्रताड़ित हो जाए, तो उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लो और वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके भी सजा लो। तो जो लोग जैसे कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो क्या वो लोग आपसे एक बार मिलते हैं, कहते हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जी हम नहीं चाहते, हमारा साथ दे दो, हमारा समर्थन कर दो, या हमें बचा लो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जिनके जमीर जिंदा है हाँ, वो जाने से पहले कहते हैं मेरी ये परेशानी भाई साहब, नहीं तो ये इस तरीके से हम लोगों को तंग कर रहे हैं, मेरे परिवार को तंग कर रहे हैं, मुझे अब मजबूरी है। और जिनके ज़मीर जिंदा नहीं है, कई ऐसे लोग भी हैं जो बेशरम हैं, जो कल तक अंकिता भंडारी की लड़ाई, हमारी बहन अंकिता भंडारी की लड़ाई हम लड़ेंगे, बाबा केदार के अपमान की लड़ाई हम लड़ेंगे, जोशीमठ की बर्बादी की लड़ाई हम लड़ेंगे कहते थे, हमारे बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो गई, हम उनके वजह से लड़ेंगे कहते थे, बेशर्मी से ढिठाई करके भी चले जा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो अब ये तो मानव स्वभाव है। तो कारण क्या है? मतलब ये देखिए, ये एक मानव स्वभाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही दिक्कत और समस्याएं आ रही हैं इस तरीके से। देखिए कभी एक तरफ लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में कोशिश ये होती है कि लोग आपका समर्थन दें, आपका साथ दें, और दूसरी तरफ जब लोग आपकी पार्टी छोड़ करके जाएंगे, तो आप मैसेज कैसे दे पाएंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं या जीत सकते हैं? ये पब्लिक है, सब जानती है। सन 77 का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, ऐसे ही हुआ था। लालची लोग इंदिरा जी को छोड़ के गए। जिन नौजवानों ने, आइडियोलॉजी वाले लोगों ने कांग्रेस को थाम के रखा, उन्होंने अगले 40 साल तक नेतृत्व किया है, और वही होगा। और समय समय पर सफाई भी जरूरी थी। हम घर में भी रोज 24 घंटे के बाद कम से कम सुबह सुबह झाड़ू बुहारी करते हैं, ताकि गंदगी बाहर चले जाए। और ये अच्छा है। जिन लोगों के पाँव में ताकत नहीं है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में मजबूती नहीं है, जो ढुलमुल रवैये वाले हैं, जो थाली के बैगन हैं, वो जाने भी चाहिए। अच्छा है, बीजेपी जो बड़ी आइडियोलॉजी की और शुचिता की बात करती थी, वो आज जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली आरोप लगाए, जिन पे खुद आरोप लगाए, उन्हीं को अपनी पार्टी में लेके जा रहे हैं। तो ये वो चाहने, और वहाँ भी आज असंतोष है। जो उनके कैडर वर्कर है, जो जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर है, उनमें भी आज इस बात को लेकर बगावत हो रही है कि ये कल के आए हुए हमारे सिर पर बैठ रहे हैं। नहीं, मेरी बात और भी अन्य लोगों से हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि इस समय की जो बीजेपी है वो 70% कांग्रेस वालों की बीजेपी है। देखिए, एक बात मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ हाँ, कि कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। 9 में से 5 मंत्री हमारी पृष्ठभूमि के हैं। मैं तो कह रहा हमारे में से किसी को ले जाके मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि शासन चलाना बीजेपी को नहीं आता, और विपक्ष में रहना कांग्रेस को नहीं आता। बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि अगर आ रहा होता तो आप लोग संभाल लेते। नहीं, हम तो आज भी संभाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं 2 साल से बिना आप अपनी बात करें, मुझे बोलने नहीं दे रहे जी हैं। बताइए। आपने अपनी बात कही, नहीं संभाल पा रहे। अगर नहीं संभाल पाते तो बिना पीसीसी के हम 2 साल से कार्यक्रम नहीं कर पाते। हम पूरे प्रदेश में पिछले 2 साल से, इस बात को आप डिनाई करिए ना कि आपकी पार्टी कार्यक्रम नहीं करे, हम ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर पर हर 10 दिन में एक कार्यक्रम दे रहे हैं पिछले 2 साल से लगातार। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कार्यकर्ताओं के बस पे हो रहा है। जाने वाले नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं की वजह से किसी पार्टी या संगठन का अपना अस्तित्व होता है, वो हमारे साथ हैं।
पार्टी का कार्यकर्ता नाराज भी है और आने वाले इलेक्शन में आपको असर भी दिखाई देगा। जितने लोग जा रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों से लोग जा रहे हैं, वहाँ का जो आम कार्यकर्ता है वो और ज़्यादा ताकत से काम कर रहा है बदला लेने की नीयत से। देखिए, आपने सही कहा कि चलिए भाई, कार्यकर्ता जा रहे हैं, मतलब पदाधिकारी जा रहे होंगे पार्टी के, जनता नहीं जा रही आपके हिसाब से, वोटर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ कांग्रेस का शासन था उत्तराखंड में, आज शासन नहीं है। जी। सीटें लगभग लगभग फाइट में हुआ करती थी, 30 अराउंड हुआ करती थी, आज वो भी घट के रह गई है। तो ऐसी स्थिति क्यों है कांग्रेस की? क्या आप लोगों ने कभी मंथन किया है कि ये रीजन है, जिस रीजन की वजह से या जिस कारण की वजह से हम इस पोजीशन में हैं? निश्चित है, हम जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ सारे धर्मों के बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं। अगर हिंदुओं के चारधाम हैं तो मुसलमानों का कलियर शरीफ है, सिखों का हमारा हेमकुंड साहब से लेकर अन्य रीठा साहब, इस तरीके के हैं। और यहाँ का आदमी धार्मिक है। जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव एक सेट किया, चाहे वो मज़ार तोड़ने का कार्यक्रम रखा हो, चाहे हर बात को लैंड जिहाद, लव जिहाद, नाम इस तरीके से नामकरण किए, ये क्षणिक होती हैं चीज़ें। और आदमी जिस दिन अपने बेरोज़गार बच्चों की तरफ देखेगा, जिस दिन माँ अपने बेटे और पढ़ी लिखी बेटी को घर में बेरोज़गार देखेंगे, और जिस तरीके से इस समय चल रहा है इस सब को देखेंगे, ये बहुत लंबा समय चलने वाला नहीं है, आदमी समझेगा। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, भावनाओं की वजह से इस समय हुआ है, नहीं तो कौन सा अच्छा काम हुआ बताइए। बाबा केदार के यहाँ सोने की चोरी होते ढिढाई से सरकार जांच तक नहीं बैठाती। केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़े जाते हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो ये इस पर आप कांग्रेस की गलती नहीं मानिए, कांग्रेस तो अपनी ओर से हर चीज़ में प्रोग्राम कर। ये जब तक समाज में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हम राजनीति को धर्म से, जाति से, इलाके से अलग नहीं करके देखेंगे, जब तक हम विकास को, रहन सहन को, इकोनॉमी को, देश की सीमाओं को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक इस तरीके की दुविधाएं और दिक्कतें आएंगी। और नेताओं को बनाते भी पब्लिक ही है। अगर पब्लिक वोट काम के आधार पे देगी, वोटिंग बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। अगर काम को आधार मान करके वोटिंग होगी तो नेता काम करते हुए दिखाई देंगे। जब तक कांग्रेस का शासन था, क्या वोटिंग बिहेवियर अलग था? काम के आधार देखिए, पर समय, मैंने कहा समय के साथ चीज़ें चेंज होती है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जिस समय केदारनाथ की घटना घटी, पूरा पहाड़ त्राहिमाम कर रहा था, लोगों ने आना छोड़ दिया था, बिजनेस चौपट हो रहे थे। हमारे चारधाम यात्रा में जो लोग होटल मोटल्स खोल के बैठे हैं या होम स्टे खोल के बैठे हैं, सब बर्बाद हो गए थे। उस समय चाहते तो किसी बड़े हीरो को लाते, जैसे ये लोग ला रहे हैं रोल मॉडल। ये नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ लेके आई, और गाँव के बुजुर्गों को, जिनके बच्चे उनको तीर्थ नहीं करा, उनको लाए, जिससे पूरे दुनिया में एक मैसेज गया, नहीं उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है, दोबारा से चीज़ें सेटल डाउन हुई। मेरा गाँव मेरी सड़क, मेरे मित्र मेरा वृक्ष। 1-1.5 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, जो गरीब लोगों को, सोशल सिक्योरिटी जिसको आप कहते हैं, 6 लाख के आसपास लोगों तक वो हमने पेंशन पहुंचाई। काम कांग्रेस ने किए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि भावनाओं में लोग, यहाँ तो हिंदुस्तान में प्याज की कीमत बढ़ने पर सरकारें गिरी हैं। तो ये हमको कहीं ना कहीं एक चीज़ कांग्रेस को जरूर सीखनी चाहिए कि हमको संगठन के साथ साथ पब्लिक को अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए, चाहे उससे नुकसान हमको भी हो। अगर हम गलती करें हमको भी हो, लेकिन हमको लोकतंत्र में क्या चीज़ देख के वोट करना चाहिए, इस चीज़ को समझना है। एक समय वो भी था जब मैं छोटा था, तब एक सरकार गिरी और उस समय लोगों में चर्चा होती थी ये गलत हुआ। आज जो आम पब्लिक है वो सरकारें गिरने में उसको 2020 मैच की तरफ देखती है, कौन विधायक कितने में बिका। 10 साल के कार्यकाल में चुनी हुई पब्लिक की चुनी हुई 9 सरकारें गिर गई, लेकिन चर्चा नहीं हो रही। आप लोग से बुरा मत मानिएगा, प्रेस मीडिया से लेकर हम सब, वाजपेयी की सरकार भी गिरी थी, हम सब लोग उसका मजा ले रहे हैं, है ना। मैं दूसरा, आज 10वीं सरकार ऑपरेशन लोटस का शिकार हुई, लेकिन चर्चा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिरी थी, उस समय पब्लिक में चर्चा थी, लोग चर्चा कर रहे थे कि सही हुआ या गलत हुआ। तो मैंने कहा ना कि अभी भी लोग चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है उसको अलग तरीके से ले रहे हो, क्योंकि आपने एक चीज बोली कि धर्म और भावना। भाई, धर्म का संबंध भावनाओं से ही है, आस्था से है, विश्वास से है। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपने बोला कि धर्म को लेकर के बीजेपी कर रही है या राजनीति में धर्म का इन्वॉल्वमेंट कर रही है बीजेपी, तो क्या यह सच है कि कांग्रेस ने अलाइंड कर दिया अपने आप को कि मुझे इस वर्ग का वोट चाहिए या इस वर्ग के लिए मैं खड़ा हूं, और बीजेपी ने क्या अपने आप को सेट कर लिया कि मैं इस वर्ग के साथ खड़ा हूं? ये आपके लिए दुविधा सर हो रही है? नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा सा मैं उसको सुधार लाना चाहता हूँ। कांग्रेस ने कौन सा वर्ग है जिसके, मैं वही कह रहा, क्योंकि आप बार-बार बोल रहे हैं इस चीज को, आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उत्तर दूं जी। कांग्रेस ने कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके उत्थान के लिए काम नहीं किया? मैं कह तो रहा हूं आपको कि भाई आप बार-बार बोल रहे हैं कि धर्म को लेकर के बीजेपी कर रही है, तो धर्म को आखिर कौन से लोग धर्म के लोग हैं जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं? मैंने बोला ना,
कि देहरादून में 3-4 ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसको लेकर मैंने प्रेस की। बीजेपी के ही पार्षद ने मामला उठाया कि अधिग्रहण मतलब कब्जा कर लिया, आज तक तो नहीं छूटा। लेकिन 6x4 की मजार को तोड़ने में सरकार को मजा आ रहा था और मीडिया भी उसी को प्रसारित ज़्यादा कर रही थी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और मैंने जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, संविधान की रचना को अगर आप ठीक से बीजेपी के लोग ये साफ तौर पर कहते हैं कि जो हम योजनाएं लेकर के आते हैं, ऐसा उसके अंदर तो लिखा नहीं होता कि हम मुस्लिमों को नहीं देंगे। ये तो बीजेपी जब लेकर आती है सर, तो वो लाइन लगती है, अगर राशन के लिए तो उनकी भी लगती है, सबकी लगती ये है। गलत है, बिल्कुल नहीं गलत लगती है सबकी, मैं लाइन राशन देना कोई सबको किसी मिल रहा है, मतलब योजना सबके लिए आ रही है। आप सर बोलने नहीं दे रहे हैं, अच्छा बताइए सर। आप बायस्ड हो रहे हैं। नहीं बायस नहीं हो रहा, मैं सवाल कर भाई रहा जब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ मेरे को बीच में टोक रहे हैं। सर आप प्लीज आप पूरा जवाब दीजिए। मैंने ये कहा कि जितनी योजनाएं बनी कांग्रेस के शासन में वो सारी उसको लेकर बनी। कांग्रेस ने कभी किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया। और बीजेपी की हीट स्पीचेस आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के मामले से सबकी जानकारी में है। तो आप ऐसे उनको निर्दोष साबित नहीं कर सकते। योजना अगर सरकार बनाए, सुनिए मुझे मेरा सेंटेंस खत्म करने दीजिए। जब अगर कोई योजना आएगी, सरकारी योजना, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उस योजना को किसी भारत के नागरिक को लेने से रोक सके। लेकिन ऐसा भी तो है कि बीजेपी का पार्षद कह रहा कि फलानी सहस्त्रधारा की जमीन, इतनी जमीन फलाने व्यक्ति ने गलत ढंग से कब्जे में कर ली है, उसको खाली कराने में सरकार का ध्यान नहीं है। बीजेपी का खुद कार्यालय की जमीन विवादों में आ गई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन लैंड जिहाद क्या एक धर्म कर रहा है? जिहाद नाम क्यों दिया गया? ये कहते कि इलीगल कब्जे हैं उसको हम हटाएंगे, लेकिन जिहाद नाम दिया गया। ये जानबूझ के डेलिबरेटली किया गया। ये कहना कि भाई जो भी शिक्षण संस्थाओं में गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हर शिक्षण संस्थान का हम उत्थान करेंगे, ये तो कहना ठीक था। लेकिन मैं कई बयानातों को सामने ला सकता हूँ, विद प्रूफ ला सकता हूँ, विद डॉक्यूमेंट्स ला सकता हूँ कि आप हिट कर रहे हो, आप मुंह से कुछ कहते हो, करते कुछ हो। बनभूलपुरा की घटना पे आपका क्या कहना है? क्यों 4 बजे के बाद कार्रवाई हुई? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को क्यों अनदेखा किया गया? मैं पहले इंटेलिजेंस को दोषी मान रहा था, लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स तो सारी खिलाफ थी। इंटेलिजेंस ने कहा था नहीं होना चाहिए, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, सरकार के ताले लग गए तो इसको अभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कभी भी ऐसी घटनाएं होती, पहले वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको भरोसे में लेके इन चीज़ों को किया जाता है। और ये कहा था इंटेलिजेंस ने कि सुबह के समय कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उजाले सब कुछ हो जाए। नहीं किया गया। शाम के 4 बजे के बाद कार्रवाई की गई। क्यों ड्रोन से वहाँ की पूरा एरिया का रेकी की गई? क्यों इस तरीके का घटना हुआ? क्योंकि उपद्रव भी हर जाति धर्म में हो सकता है। तो करने वाले लगते लोग, मरा को 9 साल का बच्चा ना जिसको गोली लगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उकसाने वाले, वो भी यूसीसी के बाद। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तहत मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मुझे चिंता है इस राष्ट्र की। और जिस तरीके से अग्निवीर ला गया, मेरी चिंता इसलिए भाई मैं ऐसी जगहों से आता हूँ जहाँ कुमाऊँ में रेजिमेंट का घर है, रानीखेत गढ़वाल रेजिमेंट का घर इस उत्तराखंड में। मेरे को पता है कि ये अग्निवीर योजना के बाद कितना पलायन बढ़ेगा मेरे गाँव का। मुझे पता है हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाए। गांव की जो छोटी टिप्पणी है ना भाई, पलायन की अगर हम बात करें तो पलायन को लेकर के ये जो उत्तराखंड अभी जो बीजेपी सरकार आई थी, ये भी कांग्रेस के ऊपर आरोप यही लगाई थी कि भाई आपके शासन में पलायन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी बदलती है या लोग जब किसी पार्टी को बदलते हैं, सरकारें बदलते हैं तो वो भी आरोप लगा करके ही आते हैं। मैं आपकी बात काट नहीं रहा, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने अभी आपको जिक्र किया था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ का। राइट। मैंने मेरा वृक्ष मेरा मित्र कहा था। मेरा वृक्ष मेरा मित्र क्या था? पर्यावरण के साथ साथ गौ पालकों को मदद करना था। पेड़ लगाओ, पैसा भी लो, और पेड़ ऐसा लगाओ जिससे वो अपने गाय के पशु का चारा भी तैयार कर सकें। हमारी बहनों को 4-4 किलोमीटर दूर से घास लानी पड़ती है। तो गाँव में पशुपालन होगा तो पलायन रुकेगा, आमदनी बढ़ेगी। ये कांग्रेस की देन थी। 1.5 लाख लोगों से 6 लाख तक पेंशन को पहुँचाना है कांग्रेस की थी कि लोग टिके। उसके अलावा ढोलियों को पेंशन से लेकर परित्यक्या बहनों को पेंशन तक ये कांग्रेस की देन थी। और 4 धाम यात्रा सुचारू ढंग से चले, इसके पीछे भी उद्देश्य ये था कि पलायन रुके। दूध में पर लीटर 4 रुपये की एक राशि देने की बात हरीश रावत की सरकार ने की कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि देंगे। वो भी पलायन रोकने का एक प्रयास था। तो ये कांग्रेस की देन थी। बीजेपी बताए कौन सी ऐसी योजनाएं लाए जिससे पलायन को रोका जा सके। मेरा गाँव मेरी सड़क क्यों लाई गई? कि लोगों का ये कहना, शहरी लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको पता चलना चाहिए कि 5 किलोमीटर सिर में राशन घर लाना या अपनी सब्जी बेचने के लिए 5 किलोमीटर सिर से ले जाना कैसा रहता। इसलिए मेरा गांव मेरी सड़क योजना लाई कांग्रेस, ताकि पलायन रुके। हमने काम किए हैं। इन्होंने वो योजना बंद कर दी, मेरा गाँव मेरी सड़क।
तो कथनी आरोप किसी पे भी लगा सकते, लेकिन प्रूफ करे ना, करा क्या आखिर? दिक्कत तो यही है कि सरकारें बदलती हैं आरोप लगा करके, लेकिन जब सरकार बदल जाती है तो कोई किसी के ऊपर प्रूफ नहीं कर पाता। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने अपनी, प्रूफ इन द सेंस कि वो कोर्ट केस में जाकर के वो जेल में नहीं जाता। देखिए बहुत मैं दिक्कत आती सीधी है। सी बात ये करा, हम वो है कि परिणाम आने चाहिए। अगर आप किसी पर आरोप लगाते हो, ईडी सीबीआई की जांच बैठे हो, दोषी पाया जाए, जेल क्यों नहीं है भाई? आपने वो क्या क्या टू था वो, G20। नहीं G20 नहीं, कुछ एक आरोप लगा था कांग्रेस में कोलगेट का और कुछ और 2G क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम। स्कैम क्या है, वेर इट इज नाउ? क्यों नहीं जेल में डाल रहे हो? गायब है। भाई 10 साल से आपकी शासन है, क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये आरोप लगाए गए। मैंने पूछा क्योंकि था। नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स, मैंने मैं BJP आपसे के राय लीडर से मैं पूछा था आपसे कि राय भाई कहाँ गए वो लोग? मैं राय देना चाहूंगा। इसमें इकोनॉमिक्स की बात सुनी जानी चाहिए, जिसको कॉल स्कैम ये कहते हैं। उस समय देश की फैक्ट्रियां खड़ी हो रही थी और आपको कंपटीशन करना था चाइना के बाजार से, जापान के बाजार से, अमेरिकन बाजार से। उस समय अपनी फैक्ट्रियों को खड़ा करने के लिए अपने कोल को सस्ते दामों में दिया गया ताकि वो कॉम्पिटिट कर सके। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देश के बड़े इकोनॉमिक्स लोग कहते हैं इस बात को, हम लोग भी राय लेते हैं। उसकी तुलना आज आप 2024 या 2020 या 2015 में कर रहे हैं, जो सन 70 में 78 में हुआ, जिस समय देश को जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में बोइंग विमान बनने शुरू हुए हैं इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट में। नवरत्न कंपनियां खड़ी हुई, क्या हालत थी देश की आज़ादी के टाइम पे? हमारी फौज के पास जूते और कपड़े तक नहीं होते थे। वहाँ से यहाँ तक देश को लाना, जब नींव रखी जाती बहुत ताकत लगती है भाई, उसको खड़ा करने में। नेहरू जी की जो मिक्स इकोनॉमी थी, जो एक विकसित भारत का जो अपना सपना था, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पॉलिटेक्निक्स, IITs, IIM, ये एक दिन में नहीं होती हैं चीज़ें खड़ी। हाँ, जब ये सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, सोशल बिल्डिंग हो जाती है, आपके पास मैन पावर को एक ताकत के रूप में बनाने लायक आप हो जाते हैं सोशल उसमें, तो आप तेज़ी से फिर डेवलप करते हैं। और आज वो समय था, हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए थी। ये नहीं होना चाहिए था कि देश का कर्जा हमारे कुल GDP से ऊपर हो जाए। जितना कर्जा 70 साल की सरकारों ने लिया, उससे 3 गुना ज़्यादा कर्जा इन 10 सालों में ले लिया गया है। ये चीज़ें आने वाले समय में दबेंगी नहीं, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। ये सवाल मैं बीजेपी के लोगों से पूछता हूँ, कर्ज को लेकर के भी पूछता हूँ, क्योंकि जो बैठा है सामने सवाल उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। आप बैठे हैं इसलिए मैं आप सवाल आपसे रिलेटेड ही करता हूँ। आखिरी सवाल मेरा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत के ऊपर जो सारा कुछ अभी प्रकरण चल रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसमें को 2 चीज़ें हैं। पूरे देश को आप देखें तो जिस भी स्टेट में जिस नेता से इनको घबराहट है, उसके खिलाफ CBI और ED है। मतलब अभी घबराहट अगर थी किसी को, अगर बीजेपी को, तो वो डॉक्टर हरक सिंह रावत से थी। उससे भी थी, हरीश रावत से भी थी। दोनों वोकल थे। हरीश रावत के ऊपर CBI लगाई, लगातार उनका एक्सीडेंट हुआ, उस दिन भी हॉस्पिटल पहुंच गए। हरक सिंह रावत के पास इसी केस में विजिलेंस की जांच हुई 2 साल पहले, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? और ठीक चुनाव के समय क्यों चुना गया? और उन्हीं को नहीं बुलाया गया, पत्नी को भी बुला रहे हैं, बहू को भी बुला रहे हैं, उनके परिचितों को भी बुला रहे हैं। ये एक प्रेशर बिल्डिंग की एक कवायद है। उसी तरीके से गोदियाल जी, जिस दिन उनका नाम सुर्खियों में था कि ये भी हो सकते हैं, तो एक 3 करोड़ का नोटिस भेज दिया सर्विसेज का, जिस कंपनी को 2016-17 में बंद हो गई, उस कंपनी का नोटिस 2024 फरवरी में आ रहा है। और जिस दिन उन्होंने प्रत्याशी बन गए, उसके दूसरे दिन उनकी पत्नी और उनको और उनकी कंपनी को इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, बीजेपी का आरोप लगा रही है भाई कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। टैक्सेस के पैसे से तो नहीं बना। अगर टैक्सेस के पैसे से ये सड़कें बनी होती तो आपको और मुझे या उस गरीब आदमी को जो एक दिन के लिए टैक्सी करता है अपने पिता या माँ को अस्पताल ले जाने के लिए, उसको यहाँ से दिल्ली जाने में 1200 रुपये का टोल नहीं पड़ता। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेठों के, धन्ना सेठों के पैसे से बना। जो 24 लोग इस देश में इस समय पूरा देश चला रहे हैं, पूरी इकोनॉमी उनके ऊपर, जिनके ऊपर 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सरकार ने माफ किया है, वो लोग उस पैसे को यहाँ लगा के हमारा पैसा खा रहे हैं। हमारा पैसा माफ कर रही है सरकार, बैंकों का पैसा, उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में उनसे खर्च करवा रही है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे वो जनता से पैसा भी वसूल कर रही है। तो ये लूट इस देश में मची है। जो पैसा आपने टैक्स में दिया, जो मैंने दिया, जो मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने टैक्स में दिया, उस पैसे को क्यों यूटिलाइज सड़कों पे, अस्पतालों में नहीं हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। इसको आज नहीं तो कल देश का युवा ज़रूर पूछेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शायद देश एक उस दिशा की ओर गुजारा जिस दिशा में देश को नहीं जाना चाहिए था। और इस बात की पुख्ता बात एक विदेशी
राइटर ने किए जो हमेशा भारत की इकोनॉमी की तारीफ करते थे, जो पाकिस्तान की बुराई करते थे पाकिस्तान में होने के बाद। वो कहते थे पाकिस्तान उस रास्ते पर चल पड़ा है जिसमें बर्बादी है, और भारत एक ऐसा देश है जिसने एक साथ आज़ाद हुए एक दिन के आगे पीछे, और भारत ने नवरत्न कंपनियों के साथ आईआईएम से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए और भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है। उनका जो लास्ट बयान अभी आया है 2 महीने पहले, उसमें उन्होंने पूरी तारीफ करने के बाद लिखा है कि भारत भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है, कहीं भारत का हश्र भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा ना हो, इसने मुझे हिला के रखा हुआ है, मैं डरा हुआ हूँ। चलिए बिल्कुल, देखिए एक राजनीति में वक्ता का, अच्छे वक्ता का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ कि वक्ता ही कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वोटर्स को अपने पास लेकर के आता है, और पूरा जो पॉलिटिक्स है वो वोटर्स के बेस पे टिकी होती है। इस पूरे मतलब आपको क्या लगता है कि चुनाव कौन जीत सकता है, जो वक्ता अच्छा हो या जो चमकता अच्छा हो? देखिए, दोनों की आवश्यकता है। तीसरी चीज़ की आवश्यकता है, आपके कर्म की, आपके अच्छे वक्ता होने की, आपके काम लोगों तक जाने का ही मतलब चमकना है। दूसरा, डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़े बड़े लोगों को बर्बाद होते हुए इस राजनीति में देखा है, और ऐसे लोगों को लगातार चुनाव जीतते हुए देखा है जिन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं, और काम करने वाले लोगों को अक्सर हारते हुए देखा है। बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियंस जो हैं उनको मैंने सत्ता से बाहर होते हुए देखा है, और ऐसे लोगों के जिन पर अनेकों किस्म की बदनामियाँ और दाग धब्बे लगे हैं वो उनको जीतते हुए देखा है। तो ये अजब खेल है राजनीति का। लेकिन वो दिन आएगा जिन पढ़े लिखे लोग समझदारी से वोट करेंगे, भावनाओं में बह के वोट नहीं करेंगे। राष्ट्र, विकास और सामाजिक ताना बाना जिनकी दृष्टि में होगा, और उस दिन सबसे सुखद परिणाम इस देश के लिए, इस राज्य के लिए होगा। चलिए, मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हो गई, और अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक अभी आ रहे हैं, इस बीच में भी मिलेंगे, और अलग अलग विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कुछ भी आप करण महाराज जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या जो इन्होंने कहा है उस बात को लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं, या कितने, अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।